वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहाँ अकाउंट्स हम आपके लिए इतना इजी कर रहे हैं जैसे आप बनाना खा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है अकाउंटेंसी के पर्पसेस के लिए। भले या वो एक ओनर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप, कई सारे हो, कंपनी, कॉर्पोरेट, मैटर नहीं करता। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंसी के लिए अलग है, ओनर अलग है। मतलब क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? वो रजिस्टर्स जिनमें आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बनाएंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी एंटिटी है, ओनर आउटसाइडर है, उसकी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मैटर्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर किया तो उससे क्या नुकसान होता है, हम ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से पहले समझ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही बाय चांस अगर ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस आएंगी। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर के बीच में होती हैं, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो ओनर लाता है, कैश लाता है, फर्नीचर लाता है, गुड्स लाता है जिसको आगे बेचना है, ठीक है, तो वो सारा हमारा कैपिटल बन जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर जो कुछ भी ला रहा है उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी एक पार्टी है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांजैक्शन बन जाती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ओनर निकाल रहा है, ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर रहा है कुछ, उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी लिखी जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब हमने देखा था कैपिटल जो है, सॉरी कैपिटल, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट जो है वो ओनर का अकाउंट है। क्यों? हम जो भी ओनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, डालता है, उसको हम ब्रॉडली कैपिटल ही कहते हैं, तो इसलिए हमने ओनर के अकाउंट का नाम ही कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब ये कैपिटल अकाउंट में हम दोनों मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते थे, लाने की भी, ले जाने की भी। ठीक है, लेकिन अगर हमें वो इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहिए, लाने की इंफॉर्मेशन अलग चाहिए, ले जाने की इंफॉर्मेशन अलग चाहिए। इंफॉर्मेशन अलग अलग क्यों? क्योंकि उस पर हमारा ध्यान जाता रहे, हमें अलग से दिखती रहे, ठीक है, बेटर कंट्रोल कर सके, तो हम उसका अलग अकाउंट बना सकते हैं। इससे ही रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखा था कि सपोज सेल्स 20 लाख है और कुछ सेल्स रिटर्न हुए, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए 10 लाख। हमें प्लस माइनस होके एंड में सेल 10 लाख की फिगर मिल सकती है फ्रॉम द सेम अकाउंट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सेल्स रिटर्न कम करें, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखती रहे, पता चलती रहे, बिकॉज सिर्फ देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़े अच्छे साइज के होते हैं ना, उसमें ओनर खुद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहा होता, अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट है वो एंड में सेल्स की फिगर, अगर हमने ये और ये अकाउंट अलग नहीं बनाए तो यहीं पे ये माइनस होके जो एंड में सेल की फिगर है वो अकाउंटेंट बता देगा, वो 10 लाख सेल्स उनके ओनर बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलग अलग अकाउंट बनाए तो फिर अकाउंटेंट सेल्स की फिगर और सेल्स रिटर्न अकाउंट की फिगर दोनों अलग अलग लिखेगा। एंड इफेक्ट यही होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि इसमें से ये माइनस ही होगा, एंड इफेक्ट वही है, लेकिन अलग से दिखा देंगे तो ओनर के नोटिस में आ जाएगा। इसलिए हम कई बार अकाउंट्स में सेम चीज भी अगर दिख रही है, सेम इंसान है या सेम टाइप की कोई चीज का अकाउंट बना रहे हैं, तो एक बना सकते हैं लेकिन हम फिर भी अलग अलग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग मिलना ज़रूरी है ताकि उस पर ध्यान जाता रहे, हम उस पर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो कभी भी अकाउंटेंसी में अगर आपको लगेगा
कि यार ये चीज़ का एक ही अकाउंट बन सकता था पर अलग अलग क्यों बनाए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग अलग चाहिए। अगर आपको लगेगा कि अलग अलग अकाउंट बनाने चाहिए थे, एक साथ क्लब क्यों कर लिए, क्योंकि इतना मेहनत करने की वो इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब मैं उनको कुछ शाम को चाय नाश्ता देती हूँ, तो वो समोसे का खर्चा, चाय का खर्चा, थोड़ा सा डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, उसका खर्चा। तो अब मैं डिस्पोजेबल ग्लास के लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगी, प्लेट के लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगी, समोसे का अलग अकाउंट बनाऊंगी। थोड़ा बहुत वो स्टेशनरी यूज़ करते हैं, 10 रुपये का पेन, 100 रुपये का कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें, तो एक एक का कैलकुलेटर अकाउंट, ये सब अगर बनाती बैठी तो हो गया, इतनी बड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगी। ठीक है, और इतना डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। तो अगर मैंने ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ऐसे टर्म में क्लब कर दिया, मतलब एक ही अकाउंट बना दिया, तो इसका हिसाब लिखा भी जाता है और मेरे को उसकी इन डिटेल एक एक डेप्थ की 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन अलग अलग। ठीक है, क्लब करके लिखा भी जा रहा है, हिसाब भी बन रहा है, और ब्रॉडली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। एक एक डेप्थ पे बैठ के देखेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, वैसे ही यहाँ पे हमें ब्रॉडली नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल बेटर चाहिए, अपना करना है, ध्यान में लानी है, तो हम अलग अलग अकाउंट इनका बना देते हैं। ठीक है, ये हमने समझा था। तो कैपिटल अकाउंट भी ओनर का अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट भी ओनर का अकाउंट है, समझ रहे? तो ओनर के 2 अकाउंट बन रहे हैं। जैसे मैंने बोला, एक अकाउंट में ही दोनों मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अलग अलग ये दिखे इंफॉर्मेशन, तो हम 2 अकाउंट बना रहे हैं सेम पर्सन के, ओनर के। एक ही ओनर है तो भी हम 2 अकाउंट यहाँ बना रहे हैं, कैपिटल अलग लिख रहे हैं, ड्रॉइंग अलग लिख रहे हैं, सेम लिख दिया, एक में ही लिख दिया, अकाउंटेंसी गलत नहीं है, इफेक्ट वही है, क्योंकि एंड में जाके इसमें से ही ये हटेगा, तो एक में ही लिख दिया तो करेक्ट अकाउंटेंसी है। पर अभी के लिए अलग अलग किया, एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है हम आगे जाके देखेंगे, एंड में समझ जाइए, एंड में माइनस कर दिया इसमें से ये। ठीक है, अभी नहीं माइनस किया, अलग अलग रखा, तो उससे इंफॉर्मेशन अलग अलग दिख जाएगी और हमारा वो इंफॉर्मेशन से बेटर कंट्रोल रहेगा अपने बिजनेस में। ठीक है, इसी का मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर पार्टनर्स हैं 4-5 सपोज, तो आप चाहते हैं कि कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा ही पैसे ना निकाल ले बिजनेस में से, कि दिखता रहे कि किसने कितना निकाला है अलग से ऊपर ऊपर, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हर एक पार्टनर का अलग बनेगा। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट भी ऑब्वियसली हर एक पार्टनर का अलग बनना है, क्योंकि हर एक पार्टनर अलग अलग अमाउंट का पैसा लगाता है बिजनेस में, तो वो अलग अलग से दिखना चाहिए। और कितना और वो कैपिटल अकाउंट में ही हम ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हमने चाहा कि हर एक पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट भी अलग अलग दिखे, ताकि हमें अलग अलग पता रहता रहे कि कितने टाइम पे किसने कितने पैसे निकाले हुए हैं। ठीक है, बिजनेस में से। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस देखी थी, उसमें हमने समझा था कि ये लाइबिलिटी क्यों है और ये माइनस लाइबिलिटी क्यों है। जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद यही कंसेप्ट पे एक सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस समझ चुके हैं। ये तीनों अपने आप में कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हैं। पहली वाली में गिव एंड टेक इमीडिएट हो रहा है, ठीक है, कुछ दिया बदले में कुछ लिया, इसलिए ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइडर है उसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं बनाते हैं। जो 2 एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन के, मतलब 2 टाइप की इंफॉर्मेशन हमें ट्रांजैक्शन में से मिल रही है, इसलिए हम कम से कम 2 अकाउंट बनाएंगे वो ट्रांजैक्शन के। तो जो 2 एस्पेक्ट हैं, जो 2 अकाउंट हमें मिल रहे हैं, वो इनमें से एक मिल जाएगा, इनमें से एक मिल जाएगा। जो चीज़ जा रही है उसका एक, जो चीज़ आ रही है उसका एक। अब ये भी सिर्फ अपने आप में, इन दोनों के बगैर, ये भी सिर्फ अपने आप में कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ये हमने देखा हुआ है।
इसमें सिर्फ अभी गिव हो रहा है, ठीक है। एंटिटी ई कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं। एंटिटी ने अभी कुछ दिया है, ठीक है, अभी सिर्फ दिया है, बदले में लेना बाकी है, बदले में हमारा हक है लेने का, तो वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट एसेट होगा हमारे लिए, ठीक है। हम ऑब्वियसली वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जिसे कुछ दिया है, मतलब बदले में कुछ लेना बाकी है, उसका नाम, कितना अमाउंट लेना बाकी है, ये सब लिख के रखेंगे। ये बहुत डिटेल में हम कई बार समझ चुके हैं। तो वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का, वो आउटसाइडर का हम अकाउंट बनाएंगे जिससे अभी लेने का हमें हक है पैसा। वो अकाउंट क्या होगा? वो एसेट होगा, लेने का हक, राइट टू रिसीव, तो वो हमारा एसेट हो जाएगा वो अकाउंट, ठीक है। अब एक सेकंड यहाँ आइए पहले। अब ये एंटिटी ने किसी बाहर वाले से, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बाहर वाले से अभी ये सब लिया है, कमर्शियल वर्ल्ड है, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो हम लिख के रखेंगे कि ये इंसान को हमने, या ये ऑर्गेनाइजेशन को हमने इतना देना बाकी है, इसलिए वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनेगा। देना बाकी है, ड्यूटी टू पे है, वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, दूसरी मूवमेंट होना बाकी। अब सपोज ये चीज 10 दिन पहले होगी, मतलब किसी ने हमने किसी से खरीदी कर ली 10 दिन पहले। मैं किराने की दुकान पे गई, और मैंने किराने की दुकान से, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं तो मैं एंटिटी होगी। मैंने किराने की दुकान से राशन ले लिया और मैंने बोला 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, मैंने राशन ले लिया, तो अब मेरी ड्यूटी टू पे है, तो वो किराने वाले का अकाउंट जो है वो मेरी लाइबिलिटी है। 10 दिन बाद, आज 10 दिन हो गए, आज 10वां दिन है, आज पेमेंट की बारी है, आज मैंने पेमेंट करी तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो पहले जो मेरी 10 दिन पहले जो लाइबिलिटी थी, ड्यूटी टू पे, आज मैंने पे कर दिया, तो वो लाइबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है, एसेट नहीं क्रिएट हुआ, और लेने का हक नहीं है, बल्कि जो पुराना था वो पे करना है, वो पे कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। वैसे ही सपोज किसी ने मुझसे कुछ खरीदा होता, अब एंटिटी समझ लो, मैं किराना की शॉप, ठीक है, किराने की शॉप मैं हूँ, वो एंटिटी, मेरे से कोई लेके गया था 10 दिन पहले, ठीक है, उससे वापस लेना मेरा हक था, तो उसका अकाउंट मेरा एसेट था, ठीक है। मेरे से कुछ लेके गया था राशन, उससे पैसे लेना मेरा हक था, तो उस पर्सन का अकाउंट मेरा एसेट था। आज 10 दिन पूरे हो गए, वो पर्सन ने आके पैसे दे दिए, तो वो पर्सन का अकाउंट अब मेरे लिए नील हो गया, वो एसेट खत्म हो गया, माइनस एसेट, ठीक है। वैसे ही जब ओनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ला रहा है तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो जितना भी अमाउंट उसमें से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से निकालता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर खत्म होती है। क्यों? क्योंकि एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ओनर अलग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओनर एक आउटसाइडर ही हुआ। जैसे यहाँ पे पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइडर ट्रीट करेंगे, यहीं पे ओनर आएगा, आउटसाइडर है, ठीक है। जब ला रहा था तो लाइबिलिटी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, अब कुछ उसमें से निकाल रहा है तो लाइबिलिटी माइनस हो जाती है उतने अमाउंट से जितने से निकाला है, और वो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखते हैं। लाना हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, निकालना हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखते हैं। एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक सम सॉल्व करते हैं। चलो अब ये एंटिटी कंसेप्ट पे एक सम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि आप लेक्चर देखते देखते साथ में आपके हाथ में क्वेश्चन भी हो। अगर वो आपके स्क्रीन पे ही रहेगा तो आप साथ साथ क्वेश्चन साथ साथ लेक्चर नहीं देख पाएंगे। थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के
साथ में रख लेंगे और एक फ़ाइल बना लीजिए जिसमें आप सारे सम्स जिनका आप प्रिंट आउट आगे भी निकालेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे उनका, एक साथ वो फाइल में कंपाइल कर लें, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, आपके पास एक जगह सारे सम्स होंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीन में स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने फ़ोन में या टैबलेट में या जहाँ पे भी देख रहे हैं, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे आपकी फ़ोन की गैलरी में। तो बेटर है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको एक जगह फाइल कर लें, अकाउंट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंटिटी कंसेप्ट पे सम। इट सेज मिस्टर राकेश carries on business as a stationery dealer under the name of Novelty Stores. State which of the following are transactions to be recorded in his business books. इससे हमें क्या पता लग रहा है? ओनर का नाम है मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश इज द ओनर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है नॉवेल्टी स्टोर्स, ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट में ओनर अलग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मिस्टर राकेश अलग है, नॉवेल्टी स्टोर्स अलग हैं, ठीक है। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी मेंटेन करनी है? टू बी रिकॉर्डेड इन हिज बिजनेस बुक्स। हमें नॉवेल्टी स्टोर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो मिस्टर राकेश के पर्सनल ट्रांजैक्शंस हम नॉवेल्टी स्टोर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। नॉवेल्टी स्टोर्स हमारी एंटिटी है जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। नॉवेल्टी स्टोर्स हमारी ट्रांजैक्शन में एंटिटी है, ठीक है। ये ई हटा के NSE लिख देती हूँ, नॉवेल्टी स्टोर्स। अब एंटिटी का नाम पता है तो वही लिख देते हैं। नॉवेल्टी स्टोर्स, ठीक है। तो अब हमें नॉवेल्टी स्टोर्स के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, मिस्टर राकेश के पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं। नॉवेल्टी स्टोर्स के कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे? जिनमें नॉवेल्टी स्टोर्स इन्वॉल्व्ड है, जिनमें एक पार्टी नॉवेल्टी स्टोर है, एक जगह पे नॉवेल्टी स्टोर है, ट्रांजैक्शन की एक दोनों पार्टीज में से एक पार्टी नॉवेल्टी स्टोर है, जिस पे नॉवेल्टी स्टोर, जिस ट्रांजैक्शन से नॉवेल्टी स्टोर पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? या तो उसके पास से कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विस जा रहा है, या कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विस या कंज्यूमेबल आ रहा है, या दोनों एक साथ हो रहे हैं, या जा रहा है या आ रहा है या दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शंस नॉवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शंस है। अब देखते हैं पहला, कैश सेल्स। सेल्स किस चीज़ की है? गुड्स की, जो हमारी स्टेशनरी है। तो नॉवेल्टी स्टोर ने अपने कस्टमर को गुड्स दिया, बदले में कैश लिया, ठीक है। तो ये नॉवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन है। ना यहाँ पे मिस्टर राकेश है, ना यहाँ पे मिस्टर राकेश है। ये मिस्टर राकेश की पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन है। तो जो पहली है, यस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस तो आर टू बी रिकॉर्डेड इन नॉवेल्टी स्टोर की बुक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ नॉवेल्टी स्टोर्स। नॉवेल्टी स्टोर्स की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी क्या? पहला है यस। यहाँ पे अगर आपको एनालाइज करना है तो ऐसे एनालाइज करके एक ग्राफ, एक पिक्चर बना के अपने लिए इजी कर सकते हैं। नॉवेल्टी स्टोर ने गुड्स दिए हैं किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को, उसके बदले में कैश लिया है, ठीक है। गुड्स दिए हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं और कैश लिया है। तो ये हम नॉवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन है, मिस्टर राकेश की नहीं है। सेकंड,
सेल्स टू जेपी स्टोर्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधारी है। तो ऑन क्रेडिट मतलब नोवेल्टी स्टोर्स ने, यहाँ पे जेपी स्टोर है, नोवेल्टी स्टोर ने गुड्स अपने जेपी स्टोर को दिए हैं, अभी उधारी पे माल बेचा है, उसके बदले पेमेंट मिलनी अभी बाकी है। ठीक है, तो नोवेल्टी स्टोर्स ने गुड्स बेचा है जेपी स्टोर्स को, सेल्स करी है, पर उसके बदले में पैसे आने अभी बाकी हैं। मैंने आपको बार बार समझाया है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, वैसे ही जैसे ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे, जो जा रहा है और जो आ रहा है। ये नेम पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरी नहीं है लिखना, नहीं लिखेंगे इसलिए। और यहाँ पे एक एस्पेक्ट उस पे आएगा जो जा रहा है, मतलब उसका अकाउंट इन्वॉल्व होगा। एक जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने कुछ दिया है और उससे बदले में पेमेंट लेनी बाकी है। जिससे हमें पेमेंट लेनी है और जितनी पेमेंट लेनी बाकी है उनके नाम तो हम लिख के रखेंगे ना। तो वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने कुछ दिया है, बदले में पेमेंट उसकी लेनी बाकी है, उसका अकाउंट बनेगा, और वो अकाउंट जो होगा वो हमारा एसेट होगा। हम बार बार देख चुके। तो यहाँ पे भी नोवेल्टी स्टोर ने जेपी स्टोर को गुड्स बेचे हैं, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है अपने आप में, इस डबल एंट्री से रिकॉर्ड होगी। एक इफेक्ट आएगा इसका सेल्स पे, गुड्स बेचे हैं, एक इफेक्ट आएगा जेपी स्टोर के अकाउंट पे। ठीक है, तो ये, हाँ, ये नोवेल्टी स्टोर का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ना राकेश है ना यहाँ पे राकेश है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेजेस साड़ीज फ्रॉम वर्मा सन्स। परचेजेस साड़ीज फ्रॉम वर्मा सन्स। अब आप देखिए, हमारा गुड्स क्या है? स्टेशनरी। नोवेल्टी स्टोर जो है वो स्टेशनरी शॉप है, तो हमारा गुड्स क्या हुआ? स्टेशनरी। तो साड़ी गुड्स नहीं है स्टेशनरी शॉप का। एक स्टेशनरी शॉप को साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ गई? साड़ी हमारा गुड्स नहीं है। ठीक है, तो ना वो हमारा गुड्स है ना वो हमारी प्रॉपर्टी है। कैश, सर्विस और कंज्यूमेबल भी नहीं है हमारा, तो बेसिकली ये हमारे लिए तो नहीं खरीदा गया है। अगर नोवेल्टी स्टोर एक गारमेंट शॉप होती, कपड़े बेचने वाली, तो हम साड़ीज़ खरीदते आगे बेचने के लिए, तब वो हमारा गुड होता। तो पर स्टेशनरी शॉप है तो हमें साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा गुड नहीं है और ना हमारा बिजनेस का नेचर वैसे है। मतलब कैसे? आप अगर एक ज्वेलरी स्टोर में जाएं कोई बड़े से, तो आप उसमें देखेंगे कि जो सारी सेल्स गर्ल्स हैं उन्होंने एक ही जैसी साड़ी पहनी हुई है, राइट? तो एक बड़ा प्रोफेशनल लगता है। या एक होटल में जाएं तो देखेंगे कि सारी जो लेडीज़ हैं वहाँ पे स्टाफ, उन्होंने एक जैसी साड़ी पहनी हुई, सारे बंदों ने, सारे जेंट्स ने एक जैसे आउटफिट्स पहने हुए हैं, तो एक वो बड़ी प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है। तो वो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ख़रीद के दे रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस एक्सपेंस है। ठीक है, जबकि ये जो ज्वेलरी स्टोर ख़रीद के साड़ी अपने स्टाफ को दे रहा है, तो ये ज्वेलरी स्टोर का एक्सपेंस है, भले ही ये उसके गुड्स नहीं है, लेकिन ये उसका एक्सपेंस है, तो वो ट्रांजैक्शन उसकी होगी। लेकिन स्टेशनरी शॉप में साड़ी खरीदना डजंट मतलब क्लिक, ज़रूरत नहीं है, तो ये नोवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मिस्टर राकेश की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। होपफुली ये उन्होंने अपनी वाइफ के लिए या अपनी मॉम, अपनी सिस्टर के लिए साड़ीज़ खरीदी हैं। खैर, तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है मिस्टर राकेश का, ये नोवेल्टी स्टोर के लिए नहीं आई हैं। एक एस्पेक्ट हमें पता लग गया, एक पहलू हमें पता लग गया कि नोवेल्टी स्टोर का गुड्स या प्रॉपर्टी या कंज्यूमेबल नहीं है।
क्या पेमेंट नॉवेल्टी स्टोर से हुई है? इसके लिए, क्योंकि अगर पेमेंट नॉवेल्टी स्टोर से हुई है मतलब ये साड़ियाँ खरीदने के लिए मिस्टर राकेश ने नॉवेल्टी स्टोर से पैसे निकाले हैं, तो वो मिस्टर राकेश की ड्राइंग हुई। ओनर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हम देख चुके हैं कि वो ड्राइंग होती है। तो अगर मिस्टर राकेश ने ये साड़ियाँ खरीदने के लिए नॉवेल्टी स्टोर से पैसे लिए हैं, पेमेंट नॉवेल्टी स्टोर से के कैश से या बैंक अकाउंट से हुई है, तो वो मिस्टर राकेश की ड्राइंग्स हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, लिखा नहीं हुआ है कि पेमेंट हुई है कि नहीं। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें क्लियरली लिखा है कैश सेल्स, मतलब क्या, कैश मिल गया। सेकंड में ऑन क्रेडिट लिखा है, मतलब कैश मिलना बाकी है। ये थर्ड वाली में ना पता आया है कि क्रेडिट पे है ना कैश पे है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? तो ऐसे केस में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं जिससे हमें पता लगे कि वो कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो ये परचेज ऑफ साड़ीज़ जो है वो कैश है या क्रेडिट पे है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, तो आप देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन में जिसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि कैश पे किया है या नहीं, तो उसमें पता हम कैसे लगाएं? तो कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन जिसमें क्लियरली नहीं पता लग रहा है कि कैश पे हुआ है या नहीं, उसमें हम देखेंगे कि अगर तो नॉट इंडिकेटेड दैट कैश, ये बैंक अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, इज पेड। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है परचेजेस साड़ीज फ्रॉम वर्मा सन, तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है कहीं पे भी कि कैश की पेमेंट हुई है, जबकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कैश सेल्स उसमें समझ आ रहा है कि कैश मिला है। यहाँ थर्ड में नहीं लिखा हुआ है कि कैश दिया है, ठीक है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, हिंट भी नहीं किया हुआ कि कैश लिखा कैश पे किया है। तो नॉट इंडिकेटेड दैट कैश इज पेड, वो थ्रू बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बैंक लिख दिया। प्लस ट्रांजैक्शन को पढ़ के कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश पे किया है या रिसीव किया है। नॉट इंडिकेटेड दैट कैश इज पेड और रिसीव्ड, प्लस इसके साथ ही और नहीं है, एंड, ठीक है, ये होना चाहिए कि कहीं इंडिकेशन नहीं होना चाहिए कैश पेमेंट की या कैश रिसीव्ड की। साथ में अगर पार्टी का नाम दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको इसका लॉजिक समझिए, अगर तो कैश नहीं पे किया है तो ऑब्वियसली हिंट नहीं देंगे कि कैश पे किया, राइट? तो हिंट नहीं है, लिखा नहीं हुआ है कहीं पे भी कि कैश पे है, पेड है या रिसीव्ड है, ठीक है। साथ में पार्टी का नाम दिया हुआ है, आपको मैंने बार बार बताया कि पार्टी का नाम ऐसी ट्रांजैक्शंस में क्यों ज़रूरी है रिकॉर्ड करना, जहाँ पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, वो नाम और कितना अमाउंट है वो तो आप लिखेंगे ही। तो अगर पार्टी का नाम भी दिया गया है और कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि कैश पेड या रिसीव्ड है, तो हम बड़ी आसानी से अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए इसमें लिखा है
परचेजेस साड़ीज फ्रॉम वर्मा सन्स, इसमें पेमेंट हुई है या नहीं, कैश दिया है या नहीं, नहीं लिखा हुआ, नॉट इंडिकेटेड। साथ में पार्टी का नाम मेंशन्ड है, तो पार्टी का नाम मेंशन है और साथ में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इसलिए हम इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का नाम दिया हुआ है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये देखिए कि हो सकता है कैश ट्रांजैक्शन में भी, जैसे उसने सपोज किसी ABC स्टोर को बेचा होता पहली ट्रांजैक्शन में, कैश सेल्स टू ABC स्टोर, वहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है लेकिन बताया तो क्या गया ना कि कैश सेल है, तो हम अपने आप क्यों उसका उल्टा करके क्रेडिट सेल मानेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में पार्टी का नाम दिया और क्लियरली क्रेडिट लिखा हुआ है, अगर सेल्स टू JP स्टोर्स बोलता, ऑन क्रेडिट नहीं लिखता, तो भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। सेल का तो बताया है, एक मूवमेंट का बताया है JP स्टोर को, यहाँ पे गुड्स गए हैं ये बताया है, सेल्स टू JP स्टोर मतलब हमारे पास से गुड गए हैं, पेमेंट आई है कि नहीं वो नहीं बताया, तो ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तो इंडिकेटेड नहीं है कि पेमेंट मिली है और पार्टी का नाम ही दिया गया है, तो हम वहाँ पे भी अज्यूम करते कि क्रेडिट सेल्स है। वैसे ही हमने परचेज करी है साड़ी फ्रॉम वर्मा सन्स, राकेश ने परचेज करी है साड़ी फ्रॉम वर्मा सन्स, पेमेंट हुई है ये लिखा भी नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी इंडिकेटेड नहीं है कि कैश गया है और पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये चीज़ ना नॉवेल्टी स्टोर के लिए खरीदी गई है, ना इसकी पेमेंट नॉवेल्टी स्टोर के थ्रू हुई है, ठीक है, वो उधारी पे राकेश ने अपने घर के वालों के लिए ली है साड़ी, तो ना ये नॉवेल्टी स्टोर के लिए, हम नॉवेल्टी स्टोर है ना हमारे लिए ये ली गई है, ना हमने इसके लिए पेमेंट करी। अगर हमने इसके लिए पेमेंट करी होती तो हमने राकेश को पैसे दिए होते, तो वो राकेश की ड्राइंग होती, ठीक है। तो इसके लिए पेमेंट भी नहीं हुई है, राकेश ने उधारी पे साड़ी ली है, तो ना हमारे लिए ये चीज़ ली गई है नॉवेल्टी स्टोर के लिए, ना हमने इसकी पेमेंट करी है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये प्योरली पर्सनल ट्रांजैक्शन है ओनर की, हु इज़ मिस्टर राकेश, ठीक है। तो दिस विल, नंबर 3, नो, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉवेल्टी स्टोर्स। यही एंटिटी कंसेप्ट है, इसको अगर हम अपना खर्चा मान लेंगे और फिर उसके बाद साड़ी के एक्सपेंस को अगर हम खर्चा मान लेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करने में वो खर्चा लेंगे, तो गलत ही प्रॉफिट आएगा ना, वो तो नॉवेल्टी स्टोर का प्रॉफिट तो गलत आ जाएगा। तो इसलिए हम नॉवेल्टी स्टोर की बिजनेस बुक्स में राकेश की पर्सनल ट्रांजैक्शन जो ये साड़ी खरीदने की है वो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। और ना हमारा इससे कैश कम हुआ है या बैंक अकाउंट कम हुआ है जो हमें रिकॉर्ड करना पड़े, राकेश ने इसकी पेमेंट ही नहीं करी है, ठीक है, हमारे थ्रू नहीं करी है। अगर करी भी होती पेमेंट और अपने पर्सनल कैश से, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से करी होती, तो भी वो हमारा लुकआउट नहीं है, ठीक है। नंबर 4, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड वेयर राकेश रिसाइड्स मतलब रहता है, जहाँ राकेश रहता है, राकेश ने अपने किराएदार को, किराए के घर पे राकेश रहता है, उसने अपने किराएदार को रेंट दिया है, पे किया है, ठीक है। यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड वेयर कैश रिसाइड्स, लेकिन फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, बट फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने रेंट पे कर दिया है, तो ना ये कोई चीज़ नॉवेल्टी स्टोर ने लिए है, ना ये चीज़ की पेमेंट नॉवेल्टी स्टोर ने करी है, तो ये राकेश की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो वो नॉवेल्टी स्टोर में नहीं आएगी, नॉवेल्टी स्टोर के बिजनेस बुक्स में, ठीक है। नंबर 5, यूज्ड स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब आप बताइए मुझे, राकेश को स्टेशनरी की घर पे ज़रूरत भी पड़ती होगी,
उसके बच्चे कुछ लिखते होंगे घर पे, उसके बाकी फैमिली मेम्बर स्टेशनरी यूज़ करते होंगे, तो क्या उसकी स्टेशनरी की दुकान है तो वो किसी और स्टेशनरी की दुकान से जाके स्टेशनरी लाएगा या अपने दुकान से घर ले जाएगा? ऑब्वियसली अपनी दुकान से घर ले जाएगा। तो उसने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, अपने घर के काम के लिए वो स्टेशनरी यूज़ की है, उसके घर के काम के लिए वो स्टेशनरी ले गया है, तो वो बिजनेस की थी और वो बिजनेस की स्टेशनरी अपने काम के लिए ले गया है, तो वो ड्राइंग है। ठीक है, बिजनेस की स्टेशनरी राकेश ले गया है, ठीक है, तो वो हमारी ड्राइंग है, वो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व्ड है। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्राइंग अकाउंट में आएगा, लाइबिलिटी कम होगी बिजनेस की टूवर्ड्स राकेश, तो 5th में यस। 6th, stationery given from shop to IP stores from whom utensils taken for home। उसने घर के बर्तन खरीदने थे तो उसने पैसों की जगह वो घर के बर्तन के लिए स्टेशनरी दे दी। IP स्टोर को स्टेशनरी की ज़रूरत होगी और उसको बर्तन की ज़रूरत थी। ये राकेश की स्टेशनरी की शॉप थी, IP स्टोर वालों ने बोला चल तू स्टेशनरी दे दे और बर्तन ले जा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, नॉवेल्टी स्टोर से स्टेशनरी राकेश के पर्सनल यूज़ के लिए गई है। आगे राकेश ने उसका क्या किया है, बर्तन खरीद लिए हैं वो दे के, जो भी किया हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपने स्टेशनरी जैसे नॉवेल्टी स्टोर ने सपोज स्टेशनरी किसी बाहर वाले को बेची होती, कस्टमर को, अब वो स्टेशनरी आगे किसी और को दे दे, तोड़ दे, यूज़ कर ले, बेच दे, हमें क्या, हमारे लिए तो हमारी सेल होगी, हमने स्टेशनरी दे दी बाहर वाले को। वैसे ही नॉवेल्टी स्टोर ने राकेश को स्टेशनरी दे दी, नॉवेल्टी स्टोर से राकेश ने स्टेशनरी ली, अब उससे वो साड़ियाँ खरीदे, बर्तन खरीदे, जो भी करना है, हमारे लिए तो वो ड्राइंग है। ठीक है, था हमने राकेश को दिया। तो नंबर 6 ये भी एज ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा नॉवेल्टी स्टोर की बुक्स में, नॉवेल्टी स्टोर ने राकेश को स्टेशनरी दी है। ठीक है, इन दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला ये 5th वाला, यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये नॉवेल्टी स्टोर्स ने स्टेशनरी दी है, अपने गुड्स दिए हैं मिस्टर राकेश जो ओनर है उसको। ठीक है, 6th वाले में भी नॉवेल्टी स्टोर ने गुड्स दिए हैं मिस्टर राकेश को। आगे उसने राकेश ने उससे बर्तन खरीदे हैं, नहीं खरीदे, घर पे यूज़ कर लिए, कुछ भी कर लिया, वो हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, नंबर 7 पेड स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब कोई भी दुकान पे आप देखेंगे तो सामान थोड़ा बहुत पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि आप स्टेशनरी शॉप पे जाइए, आप बोलिए कि भैया मेरे को 3 रजिस्टर चाहिए और वो बोले कि ठीक है तुम पैसे रख के जाओ मैं अब मंगवा देता हूँ। किसी को पेन चाहिए तो बोलेंगे ठीक है तुम पैसे दे के जाओ मैं पेन मंगवा देता हूँ। वहाँ पे सामान पड़ा रहता है ना बेचने के लिए जो बिकता है, ऑलरेडी बहुत सारे पेन्स होंगे, ऑलरेडी बहुत सारी रजिस्टर्स होंगी, वो सारा गुड्स जो पड़ा हुआ है, गुड्स क्या है जिसको हम बेचते हैं, वो सारे गुड्स जो पड़ा हुआ है वो हमारा स्टॉक है। ठीक है, उसको स्टॉक कहते हैं। तो वो स्टॉक का नुकसान कभी ना हो जाए, कभी चोरी हो गया, कभी आग लग गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो उसका हम इंश्योरेंस निकलवाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें रिस्क हमारा कवर करती है और उसके लिए एक पैसे लेती है कि अगर आपका नुकसान हुआ, आपकी आग लग गई, आपकी चोरी हो गई, कोई और रीज़न से स्टॉक की बर्बादी हो गई, तो आपका लॉस
हम कवर कर देंगे पूरा का पूरा। आप उसके लिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब पैसे हमें दीजिए, वो पैसे जो चार्ज करते हैं वो फीस, उसका नाम इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, तो स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम है। स्टॉक किसका? गुड्स का। गुड्स किसके? नोवेल्टी स्टोर्स के। ठीक है, राकेश के पर्सनल नहीं है, इसलिए जब भी राकेश लेके जा रहे हैं हम उसको ड्राइंग बोल रहे हैं। हमें अब राकेश की लाइबिलिटी कम हो रही है, हमें राकेश को कम पैसे देने हैं, हमारा ले गया है वो। ठीक है, तो गुड्स जो है वो नोवेल्टी स्टोर के हैं। तो अगर स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है बाय चेक, तो वो नोवेल्टी स्टोर का ट्रांजैक्शन है, राकेश का नहीं है। तो नंबर 7, यस, नोवेल्टी स्टोर्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, मतलब कैश दिया है, कैश दिया है बैंक अकाउंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी में बदले में उसको ये सर्विस दी है प्रोटेक्शन की। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस दी है नोवेल्टी स्टोर को, और नोवेल्टी स्टोर ने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, कैश दिया। तो ये नोवेल्टी स्टोर का ट्रांजैक्शन है। 8, वाइफ्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 200 पेड टू LIC फ्रॉम नोवेल्टी स्टोर्स। अब राकेश की वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट है, तो वो अब नोवेल्टी स्टोर का, अब इतना तो हम समझ ही गए हैं कि वो नोवेल्टी स्टोर का एक्सपेंस नहीं है, वो राकेश का पर्सनल एक्सपेंस है। तो अगर तो राकेश ने इसकी पेमेंट करी होती अपने पास से ही तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते, लेकिन हमसे इसने पैसे लिए, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करने के लिए, जो भी रीज़न्स है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए यहाँ पे, पर जो भी रीज़न से राकेश ने हमसे पैसे लिए। ठीक है, तो नंबर 8 इसको मिटाई देती हूँ। आई होप आपने इतना लिख लिया। राकेश ने इसमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, अब वो भले ही पर्सनल यूज़ वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पे करना हो या वाइफ के लिए साड़ी खरीदना हो या जो भी हो, राकेश ने नोवेल्टी स्टोर से हमसे पैसे निकाले हैं। तो ये उसकी ड्राइंग है, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। नंबर 8, वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नोवेल्टी स्टोर से कैश गया है मिस्टर राकेश को, आर लिख लेती हूँ, मिस्टर राकेश। तो हाँ, ये नोवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन, अगर हमारे पास से कैश नहीं गया होता तो हमें कुछ लेना देना नहीं था कि वो अपने पैसों से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे या जो करना करे। ठीक है, अब 9th वाली ट्रांजैक्शन, सेंड कैश टू बैंक। अब यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि राकेश ने अपना पर्सनल पैसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाला है या नोवेल्टी स्टोर्स के पैसे नोवेल्टी स्टोर के बैंक अकाउंट में डाला है, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? भले ही राकेश ऑब्वियसली अपने पैसे बैंक में डालता होगा, लेकिन एक बिजनेस जो है नोवेल्टी स्टोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बैंक में अपने पैसे डालता होगा, सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर सप्लायर जिनसे ख़रीद रहे हैं उनको पेमेंट करने के लिए, या एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जब आपका कैश हो जाता है बिजनेस में पड़ा हुआ ड्रॉर में, तो आप सेफ्टी रीजन से प्रेफर करते हैं कि बैंक में आप वो टाइम टू टाइम भिजवाते रहें। ठीक है, तो क्योंकि आपकी सेल्स होती जा रही है नोवेल्टी स्टोर की और आपके पास पैसे आते जा रहे हैं, तो आप सेफ्टी के लिए एक थोड़ा बहुत अमाउंट रखेंगे, बाकी अपने बैंक अकाउंट में रख लेंगे। या फिर आपको पेमेंट्स भी डलवानी होती है अपने सप्लायर्स को, जिनसे माल खरीद के, स्टेशनरी खरीद के आगे बेच रहे हो,
तो वो भी आजकल बैंक अकाउंट से पेमेंट बहुत हो जाती हैं, तो उसके लिए भी आप कैश भिजवाते रहोगे बैंक में। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि नॉर्मली ज़्यादातर नॉवेल्टी स्टोर का ही डीलिंग हो रही होगी अपने बैंक के साथ, ठीक है। राकेश अपना पर्सनल पैसा बैंक में भी डलवा सकता है, चांसेस ज़्यादा क्या हैं, इसी के हैं। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है ओनर का, और हिंट भी नहीं लग रहा ट्रांजैक्शन के वर्डिंग्स पढ़ के कि पर्सनल हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस के पैसे दिए होंगे, बिजनेस के लिए चीज़ खरीदी होगी, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि कैश, जो कैश है वो नॉवेल्टी स्टोर का कैश है, नॉवेल्टी स्टोर का जो कैश है वो नॉवेल्टी स्टोर के बैंक अकाउंट में गया। ये बैंक है, ये बैंक अकाउंट में कैश गया है। आप देखिए यहाँ पे, यस, तो ये नॉवेल्टी स्टोर का ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए नॉवेल्टी स्टोर का ही हम मानेंगे है। तो नॉवेल्टी स्टोर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आएगा, क्योंकि उसने अपने बैंक अकाउंट में नॉवेल्टी स्टोर ने कैश दिया। यहाँ राकेश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जब हमने इंश्योरेंस पे किया था 7th वाले में बाय चेक, तो यहाँ हमने कैश लिख लिया था। एक और अच्छा तरीका है इसको लिखने का, अगर इसको आप काट के ऐसे लिखना चाहें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एक और तरीका है 7th वाले ट्रांजैक्शन को, नॉवेल्टी स्टोर ने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, नॉवेल्टी स्टोर ने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी इंश्योरेंस कंपनी को स्टॉक इंश्योरेंस के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने ये सर्विस दी ऑफ इंश्योरेंस टू नॉवेल्टी स्टोर, और नॉवेल्टी स्टोर ने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, ठीक है। कैश नहीं दिया है, और बैंक हमने एरो के इधर लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखते तो लगता है बैंक दे दिया, बैंक नहीं दिया है, बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, और हमारे स्टॉक जो है, हमारा स्टॉक जो है वो इंश्योर हो रहा है। तो ये जो है ये ऐसे भी लिख सकते हो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सी लिखा है तो हमने अज्यूम किया था कि कैश में बैंक पेमेंट कर लेते हैं, बट ऐसे लिखेंगे ट्रांजैक्शंस तो बेटर है, क्लियर समझ आएगा कि बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट किया है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस दी है। कौन सी सर्विस? हमारा रिस्क कवर किया है स्टॉक के लिए, कि स्टॉक को कोई रिस्क होगा, कोई नुकसान होगा तो वो पैसा दे देंगे, सारा भरपाई कर देंगे वो नुकसान की। उसके बदले में हमने अपने बैंक से उनकी फ़ीस दी है, जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, सेंड कैश टू बैंक, नॉवेल्टी स्टोर का कैश बैंक में जाना ज़्यादा लाइकली है। अगर राकेश का पर्सनल होता तो कहीं ना कहीं हिंट होता। अब नंबर 10, एक्सचेंज्ड ओल्ड डोमेस्टिक फर्नीचर। डोमेस्टिक मीन्स घर का, तो अगर ओल्ड घर का फर्नीचर दिया है न्यू फर्नीचर के लिए शॉप के, तो मतलब राकेश ने अपने घर का फर्नीचर दे दिया है फर्नीचर डीलर को। वो फर्नीचर डीलर से, राकेश ने अपने घर का फर्नीचर दिया फर्नीचर डीलर को, वो फर्नीचर डीलर से नवा फर्नीचर लिया, और ये नया फर्नीचर नॉवेल्टी स्टोर को दे दिया। तो नॉवेल्टी स्टोर के लिए राकेश एक प्रॉपर्टी लेके आया, ठीक है, मिस्टर राकेश, आर लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। तो मिस्टर राकेश नॉवेल्टी स्टोर के लिए प्रॉपर्टी लेके आए, मतलब कैपिटल लेके आया है कुछ। इसकी पेमेंट उसने कैश में करी है या अपने घर का फर्नीचर देके करी है, वो हमारा लुकआउट नहीं है, ठीक है। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए मिस्टर राकेश ने फर्नीचर डाला है बिजनेस में,
ठीक है, प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी लेके आए, तो उस वो कुछ लेके आए, ये कैपिटल है, तो इससे मिस्टर राकेश के अकाउंट का कैपिटल बढ़ेगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है। आई होप आप सबको ये सब समझ आ रहा हो। नंबर 11, अब 11th वाला ट्रांजैक्शन, बोरो 10,000 फ्रॉम मिसेज राकेश एट 9% पर एनम। शॉप ने बोरो किया है 10,000 मिसेज राकेश से एट 9% पर एनम। नॉवेल्टी स्टोर के काम के लिए आ रहा है, नॉवेल्टी स्टोर ने मिसेज राकेश को वो वापस करना पड़ेगा, आगे जाके इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कब देना है, 1 महीने बाद देना है, 6 महीने बाद देना है, साल बाद इंटरेस्ट देना है, कब ड्यू होता है, वो हमें उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता। बस इतना पता है कि मिसेज राकेश से 10,000 रुपये नॉवेल्टी स्टोर्स के काम के लिए आए हैं। ठीक है, ये मिसेज राकेश है, ये नॉवेल्टी स्टोर है, 10,000 रुपये मिसेज राकेश से नॉवेल्टी स्टोर के काम के लिए आए हैं, जो कि नॉवेल्टी स्टोर को वापस करने पड़ेंगे। वो लोन है नॉवेल्टी स्टोर के सिर पे। तो 11th वाला, नॉवेल्टी स्टोर ने कैश लिया है मिसेज राकेश से, मिस्टर राकेश की जो वाइफ थी मिसेज राकेश, उससे लिया है कैश। तो क्योंकि ये नॉवेल्टी स्टोर का लोन है जो नॉवेल्टी स्टोर को चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो ये नॉवेल्टी स्टोर की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यहाँ हमने मिसेज राकेश लिखा है, लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस पे किया था 8th में, तो हमने मिसेज राकेश का ही लाइफ इंश्योरेंस पे किया था, पर यहाँ मिस्टर राकेश लिखा था, और यहाँ मिसेज राकेश से लोन लिया है, तो यहाँ मिसेज राकेश लिखा है, लेकिन यहाँ मिसेज राकेश के लिए पे किया था, तो मिस्टर राकेश लिखा था। तो दिस मच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरली क्या होता है। यहाँ पे देखो, एक तो मिसेज राकेश ने लोन क्लियरली दिया जो वो वापस लेंगी, उस पर इंटरेस्ट भी लेंगी। ठीक है, जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है, आज तक के भी बहुत सारी वेमेन वर्किंग वेमेन है, विच इज़ वेरी गुड, पर बहुत सारी वेमेन आज भी हाउस वाइफ्स हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सारी वेमेन इंडिया में आज भी हाउस वाइफ्स हैं। ठीक है, जो पापाज हैं, आपकी मम्मी पापा, सपोज आपकी मम्मा जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, जो आपके पापा हैं, जो फादर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो ब्रेड विनर्स हैं, वो कमा के लाते हैं, और जो वाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो मदर्स हैं, वो हाउस वाइफ्स हैं बहुत सारी। अब अगर यहाँ पे जैसे साड़ी खरीदी थी थर्ड ट्रांजैक्शन में, तो अगर आपके पापा ने आपकी मम्मा के लिए साड़ी खरीदी है तो आपके पापा पे करेंगे। आपकी मम्मा का लाइफ इंश्योरेंस है क्योंकि वो हाउस वाइफ है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मम्मा का लाइफ इंश्योरेंस है तो पापा पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी मम्मा को घर खर्च के लिए पापा पैसे देते होंगे, आपको पता नहीं, ये पता होगा या नहीं कि आपकी मम्मा के पास कई बार वो घर खर्च में से कुछ कुछ पैसे बचा बचा के आपकी मम्मा रख लेती होंगी। बेसिकली लेडीज़ के पास अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्टेड होता है, घर खर्च में से बचा लिया, कोई और चीज़ में से बचा लिया, कुछ शगुन का पैसा मिल गया, शगुन के एनवेलप्स मिल गए, कोई फंक्शन इवेंट था तो वो लेडीज़ का अपना पैसा होता है। ठीक है, अगर कई बार तो वो बंदों को पता भी नहीं होता है कि हमारी वाइफ्स के पास इतना पैसा कलेक्टेड है। बाय चांस अगर वो बंदे ने बोल दिया कि नहीं ये सारा पैसा मेरा, ठीक है, आपकी मम्मा ने घर खर्च में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया हुआ है और बाहर वालों से उनको शगुन के एनवेलप्स मिले, उसका भी पैसा पूरा उनका कलेक्टेड है, आपके पापा कह सकते हैं ये सारा पैसा तो मेरा है नहीं कह सकते, क्योंकि मम्मी देंगी नहीं। ठीक है, और अगर मम्मी दे रही हैं, बाय चांस मम्मी वो पैसा दे रही हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिसेस राकेश जो है वो पैसे दे रही हैं और वो बोल रही हैं कि ये पैसा मैं वापस भी लूँगी
और 9% इंटरेस्ट के साथ बाकायदा लूँगी, ठीक है। और वो दे रही है नॉवेल्टी स्टोर के काम के लिए, तो नॉवेल्टी स्टोर को दे रही है। ये मिस्टर राकेश नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मिस्टर राकेश इन्वेस्ट करें तो उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल वापस किया अभी नहीं किया, लॉन्ग टर्म में किया, कुछ नुकसान हो गया, वो कैपिटल में से एडजस्ट हो गया, वो सब चलता है क्योंकि वो ओनर का रहता है। यहाँ पे मिसेस राकेश छोड़ेंगी नहीं अपना पैसा, तो ये प्रॉपर लोन है जिससे हम उन्हें मिसेस राकेश को हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए यहाँ पे हमने मिसेस राकेश लिखा है, नॉट मिस्टर राकेश। ये नॉवेल्टी स्टोर की डायरेक्ट डीलिंग विद मिसेस राकेश है, जो कि उन्होंने लोन लिया है, नॉवेल्टी स्टोर ने लोन लिया है, मिसेस राकेश ने नॉवेल्टी स्टोर को लोन दिया है, जो नॉवेल्टी स्टोर ने वापस करना ही है इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम शॉप फॉर डोमेस्टिक यूज़। ये किसने किया होगा? मिस्टर राकेश ने अपने घर के यूज़ के लिए 200 रुपये, विड्रॉन फ्रॉम शॉप फॉर डोमेस्टिक यूज़ 200 रुपीज़। नॉवेल्टी स्टोर से मिस्टर राकेश ने पैसे लिए, ये ड्राइंग्स है। नॉवेल्टी स्टोर की लाइबिलिटी टुवर्ड्स मिस्टर राकेश कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉवेल्टी स्टोर एक पार्टी है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका कैश जा रहा है और उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर मिस्टर राकेश कम हो रही है, तो ये उसका भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ड्राइंग वाला ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट लास्ट, पेड सैलरीज फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक अगेन घर का, घर के अपने सर्वेंट को सैलरी देने के लिए मिस्टर राकेश ने शॉप से पैसे निकाले हैं, ठीक है। नंबर 13, तो इसलिए नॉवेल्टी स्टोर्स हम हैं, हमने मिस्टर राकेश को पैसे दिए हैं, जो भी उन्होंने किया उसका वो उनका लुकआउट है, यहाँ पे उन्होंने सर्वेंट को पे किए, तो मिस्टर राकेश को पैसे दिए हैं, ये ड्राइंग्स है, इससे हमारा कैश कम होगा और एक इफ़ेक्ट ये दिए, तो ये ड्राइंग्स है, इससे हमारा कैश कम होगा, एक इफ़ेक्ट इस पे आएगा और लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये जो अकाउंट होएगा कैपिटल अकाउंट ओनर का, सॉरी यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट होएगा, तो लाइबिलिटी कम होगी। ये ड्राइंग्स अकाउंट होएगा पार्टी का, ओनर का, पर्सन का, तो उसमें लाइबिलिटी कम होगी ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है। और ये जो नॉवेल्टी स्टोर है उसका लाइबिलिटी भी कम होगी और कैश भी कम होगा, तो दो तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ये ट्रांजैक्शन का, तो ये नॉवेल्टी स्टोर का भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आई होप इतना आपके लिए क्लियर था। प्लीज़ सारे वीडियोस हमारे देखते रहिए, हमारी रील्स जो है इंस्टाग्राम पे और वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पे सारे फुल लेंथ वीडियोस रहते हैं, तो आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए। और देखते रहिए बनाना अकेडमी। थैंक यू।